नमस्कार दोस्तों, पीकेएस एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सामान्य विज्ञान और जनरल नॉलेज से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लीवेनहॉक ने, स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर परकिंजे ने? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज की और इनकी एक पुस्तक भी थी, मतलब इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों ऑप्शन को और भी देखेंगे कि ये साइंटिस्ट कौन थे। ठीक है, लीवेनहॉक के बारे में जान लेते हैं। लीवेनहॉक कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक का पूरा नाम है, ये डच बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट थे, मतलब डच बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेनहॉक को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर लीवेनहॉक कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद स्वान कौन है? स्वान को सेल थ्योरी मतलब जो कोशिका सिद्धांत दिया जाता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है स्वान का। ठीक है, स्वान स्लीडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1839 में 1839 में कोशिका सिद्धांत को दिया था, दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि परकिंजे कौन है। ठीक है, परकिंजे के बारे में जान लेते हैं। परकिंजे एक एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मतलब एनाटोमी का इन्हें ज्ञान था और फिजियोलॉजी का भी इन्हें ज्ञान था, मतलब ये एनाटोमी से संबंधित अध्ययन करते थे। इन्होंने C4 प्लांट की पत्तियों में विशिष्ट एनाटोमी का अध्ययन किया और उन्होंने इस एनाटोमी को क्रांज एनाटोमी जो होती है उसका अध्ययन करके बताया। ठीक है, तो क्रांज एनाटोमी यदि प्रश्न आए एग्जाम में कि क्रांज एनाटोमी किसने दी तो इसका आंसर आ जाएगा अपना परकिंजे। ठीक है, अभी इसमें यही पूछा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न अपन देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। कोशिका के अंदर आनुवंशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या कोशिका भित्ति के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट में करके बताइए आप राइट आंसर, यदि आपको पता है तो। यदि नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डीएनए के द्वारा। ठीक है, तो डीएनए के द्वारा कोशिका के अंदर आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है। राइबोसोम के द्वारा क्या होता है? राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? प्रोटीन संश्लेषण में। जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो वो राइबोसोम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह कहलाता है, मतलब जो शरीर में कोशिका में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उपलब्ध होती है। ठीक है, उसके बाद कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल के चारों तरफ, मतलब जो कोशिका है उसके चारों तरफ जो भित्ति पाई जाती है उसके कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, जो सेल को मतलब कोशिका को बाहरी आवरण से बचाए रखती है, मतलब बाहरी किसी प्रकार के यदि कोई सेल पर कोई भी आक्रमण करता है तो कोशिका भित्ति उसको बचाए रखती है कोशिका को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्रोमोसोम सबसे पहले किसने दिया था? मतलब क्रोमोसोम शब्द है जो किसने सबसे पहले दिया था? बोल्डियर ने, क्रिक ने, वाटसन ने या फिर मेंडल ने? तो क्रोमोसोम सर्वप्रथम बोल्डियर ने दिया था। बोल्डियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था। ठीक है, बोल्डियर ने क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था। उसके बाद क्रिक के बारे में देख लेते हैं। क्रिक क्या है? क्रिक और वाटसन ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था उन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद मेंडल कौन थे? मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनुवांशिकी के सिद्धांतों को, मतलब जो अनुवांशिकी के सिद्धांत थे वो दिए। और मेंडल ने 1856 में अपने प्रयोग किए मटर के पौधे पर, वो अनुवांशिकी से संबंधित। ठीक है, लेकिन 1900 में मेंडल के परिणामों को पुनः खोजा गया और पाया गया कि मेंडल ने जो अनुवांशिकी के प्रयोग किए थे वे बिल्कुल सही थे, लेकिन मेंडल के समय में उन प्रयोगों को किसी ने ध्यान नहीं दिया और उनको नकार दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव होता है, मतलब सूक्ष्म जीव क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर उपरोक्त सभी? तो आप जानते हो कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड की, सेलुलोज की, फाइटिन की या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की? ठीक है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। लिपिड की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए लिपिड की कोशिका भित्ति नहीं बनी होती है, लिपिड की सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है,
और सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक, जो कवक होते हैं ना, मतलब फंजाई, उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, क्यूरी या फिर सेकेंड? तो इसका राइट आंसर है क्यूरी, ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। वोल्ट किसकी इकाई है? तो विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। और सेकंड है समय की, ठीक है। क्यूरी का नाम, जो रेडियो एक्टिविता की इकाई है, तो क्यूरी उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविता से संबंधित कार्य किए, इसलिए रेडियो एक्टिविता की जो इकाई है, मतलब रेडियो सक्रियता या एक्टिविता की जो इकाई है वो क्यूरी रखा गया, ठीक है। उसके बाद बोल्ट, ठीक है। जो बोल्ट है ना, विभवांतर, इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो बोल्टा के नाम पर रखा गया, बोल्ट का नाम, ठीक है, जो विभवांतर की इकाई होती है। एम्पियर तो आप ही जानती ही होंगी कि एम्पियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत धारा से संबंधित कई खोजें की, इसलिए विद्युत धारा की इकाई एम्पियर में मापी जाती है। और सेकंड समय का समान मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या फिर बेरी? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स जो रोग है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से, ठीक है। रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और स्कर्वी होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और बेरी होता है, वो होता है अपने विटामिन बी की कमी से, ठीक है। बी विटामिन की कमी से होता है बेरी रोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी अरक्तता के रोगियों में होती है? अरक्तता क्या है? एनीमिया, ठीक है। एनीमिया अरक्तता है जो कि रक्त में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? लौह तत्व, ठीक है। लोहा इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंगा रोग होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी से कई प्रकार की डेफिशिएंसी आ जाती हैं शरीर में, जैसे भूख न लगना, जो मैग्नीशियम की कमी से होता है, और थकान, शरीर में कमजोरी आदि समस्याएं जो है मैग्नीशियम की कमी से होती हैं। उसके बाद कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, ठीक है, और कैल्शियम की कमी से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो बेरी रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है मैं बता चुका हूँ पहले। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, पहले भी आया है ये, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। इस रोग में बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ये कुपोषण की वजह से होता है रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का मुख्य घटक है। तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है? निकोटिन, रेस्पिरिन, मॉर्फिन या एस्पिरिन? देखिए, तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटिन, ठीक है, इसका राइट आंसर है निकोटिन। उसके बाद हम निकोटिन का सूत्र देख लेते हैं कि निकोटिन का फॉर्मूला क्या है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए निकोटिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C10। आप इसको लिख लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा, जिससे आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर C10H14N2, ठीक है, ये होता है निकोटिन का फॉर्मूला। उसके बाद रेस्पिरिन क्या है? रेस्पिरिन एक प्रकार का, रेस्पिरिन इसमें कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी ऑप्शन में दिया है, एस्पिरिन होता है, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन देखते हैं अपन, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है, ठीक है। मॉर्फिन क्या है? एक एल्कलॉइड है, ठीक है, जिसका उपयोग पीड़ा दूर करने में, और जिसको नींद नहीं आती है वो लोग उसको लेते हैं, क्योंकि एक ड्रग है ये, ठीक है। और मॉर्फिन का हम फॉर्मूला देखते हैं कि मॉर्फिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉर्फिन का फॉर्मूला होता है C17H19NO3,
ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि एस्पिरिन का फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि एस्पिरिन क्या है। ठीक है, एस्पिरिन का फॉर्मूला होता है C9H8O4। ठीक है, एस्पिरिन सैलिसिलेटिक औषधि है जो हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है। मानव तंत्र में मतलब मानव के शरीर में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है। प्रतिरक्षी है, डीएनए है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो मानव के शरीर में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है प्रतिरक्षी, मतलब जो एंटीबॉडी होती है ना, वो रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं चलाने में महत्वपूर्ण होता है। कार्बोहाइड्रेट से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली औषधि कौन सी है। ठीक है, तो मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली औषधि कौन सी है। एस्पिरिन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्विनोन या नियोप्रिन। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ क्लोरोक्वीन का, C18H26Cl N3। ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो गया अपना क्या, क्लोरोक्वीन। अब उसके बाद एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सैलिसिलेटिक औषधि है जो हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए यूज होती है। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, उसके बाद क्लोरोक्वीन इसका राइट आंसर है, इसका भी हो गया। और हाइड्रोक्विनोन क्या है। ठीक है, ये हाइड्रोक्विनोन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6O2। ठीक है, C6H6O2। उसके बाद न्यूप्रिन क्या है। न्यूप्रिन जनरली एक संश्लेषित रबर है। ठीक है, मतलब सिंथेटिक रबर है इसका, ये सिंथेटिक रबर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी है विषाणु लाभदायक विषाणु जो टाइफाइड उत्पन्न करता है, जीवाणु या फिर ईस्ट। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड उत्पन्न करता है, ये जीवाणु है। ठीक है, टाइफाइड का, तो इसका राइट आंसर है जीवाणु। ठीक है, क्या है, जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है। तो रेबीज वायरस से जलांतक बीमारी होती है। जलांतक बीमारी क्या होती है। ठीक है, जलांतक बीमारी वो बीमारी होती है जो कि कुत्ते के काटने से होती है, क्योंकि कुत्ते में रेबीज वायरस होता है। कुत्ता जब यदि किसी को काट ले तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका राइट आंसर तो होगा जलांतक। लेकिन पोलियो क्या होता है। पोलियो बीमारी है जो पोलियो मेलाइटिस नामक वायरस से होती है। ठीक है, पोलियो मेलाइटिस एक वायरस होता है जिसकी वजह से पोलियो होता है। पोलियो मेलाइटिस ठीक है, उसके बाद हैजा किससे होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु होते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। उसके बाद निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया तथा वायरस से होने वाला सिंड्रोम है जिससे लंग्स में प्रॉब्लम आती है, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोहे पर जंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है। अमलगम, कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, पॉलीथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना गैल्वेनाइजेशन। यदि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दें तो ये प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गैल्वेनाइजेशन। अमलगम क्या होता है। अमलगम एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें वो जो मरकरी में किसी अदर मेटल को, मतलब मरकरी में यदि कोई अदर मेटल अपन मिला दें तो जो पदार्थ बनता है वो अमलगम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कोटिंग क्या है, किसी धातु पर कोई दूसरी परत चढ़ाना कोटिंग कहलाता है। ठीक है, पॉलीथिंग जनरल एक टर्म है जिसका यहाँ से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टिक्का रोग किस फसल या फल से संबंधित है।
तो टिक्का रोग जो है अपना गेहूँ, चना, मूंगफली, मिर्च। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा अपना मूंगफली। ठीक है, मूंगफली में ये होने वाला एक रोग है जो कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फंगस के कारण होता है। ठीक है, ये कवक है, फंगस मतलब एक कवक है जिसके कारण ये होता है। इसमें होता क्या है टिक्का रोग में कि मूंगफली की पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं जिसके कारण पत्तियां पकने से पूर्व ही गिर जाती हैं और जिससे मूंगफली की फलियां छोटी छोटी होती हैं और संख्या में भी कम होती हैं। ठीक है, जो किससे होता है मैंने बताया आपको, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। ये एक प्रकार का फंगस है। ठीक है, जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद, केला, लीची या फिर जामुन। तो इसका राइट आंसर है अमरूद। अमरूद का उपयोग सबसे अधिक जेली बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अनिषेक फलन किस फल या फसल में होता है? अनिषेक फलन होता क्या है? वो क्या होता है? अनिषेक फलन की बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। मतलब नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज नहीं बनता, मतलब जाइगोट नहीं बनता, और ना ही भ्रूण का विकास होता है और ना ही फिर उसके बाद फल बनता है, बल्कि डायरेक्ट ही बिना निषेचन के, ठीक है, ये फल बनता है। इसको कहते हैं अनिषेक फलन, जो कि केला में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। ठीक है, पार्थिनोकार्पी। उसके बाद अमरूद, शरीफा, कटहल, ये जनरली फल हैं। कटहल को सब्जी के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूसा मैजिस्ट्री किसकी प्रजाति है? पूसा मैजिस्ट्री ये पपीते की प्रजाति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना पपीता। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस शुष्क सेल में धातु की टोपी कहलाती है, जो शुष्क सेल होता है उसमें धातु की टोपी क्या कहलाती है? धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, उदासीन टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है धनात्मक टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है? एलपीजी जो गैस होती है जो घरों में उपयोग में लाई जाती है उसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस धातु का पात्र प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जिंक। ठीक है, जिंक का जो है पात्र इस धातु में, मतलब इस सेल में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? जिंक। जिंक धातु का पात्र उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक कौन थे? जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। उसके बाद हम अदर साइंटिस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था और परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और जेम्स चैडविक ने क्या की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। और गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। ये सभी साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन को किस सन में खोजा गया? 1932, 1895, शायद लगता है इसके और ऑप्शन आए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर 1932 है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर है 1932। न्यूट्रॉन को किस सन में खोजा गया? 1932। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या का बना होता है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का, इनमें से कोई नहीं। ये जनरल क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए इनको डायरेक्ट याद करिए क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कौन है? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे टॉमसन। तो इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उनके परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता और परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उनका जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इसे उन्होंने दिया था। उसको रदरफोर्ड हम देख चुके हैं, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर ने भी परमाणु मॉडल दिया था और नील्स बोर परमाणु संरचना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जे टॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के घटक क्या है? जो मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर, उसके घटक कौन कौन से हैं? तो जर्मन सिल्वर कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर के जो घटक होते हैं वो होते हैं कॉपर, निकल और जिंक। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है कु जननी, मतलब कॉपर, जिंक और निकल,
इसको अपन ऐसे भी आ सकते हैं कुजननी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर निकल जिंक, इसका फर्स्ट आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू शोध संस्थान, केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? शिमला में, लखनऊ में, कोयटम्बूर में या फिर नैनीताल में? तो इसका राइट आंसर है शिमला में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद मार्स गैस कहलाती है, मार्स गैस किसको कहते हैं तो उसका फॉर्मूला मैं फिर वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो मार्स गैस कहलाती है मेथेन, ठीक है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। बाकी सबके भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। और मेथेन का मैं बता चुका हूँ CH4 होता है। उसके बाद प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8, ठीक है। ये प्रोपेन का अपना फॉर्मूला होता है। उसके बाद ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला बता रहा हूँ उनको लिखते जाइए आप, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो है, सन 1854 में किसने द्वितीयक सेल को विकसित किया? ठीक है। तो गॉस्टन प्लांटे, विलियम गिलबर्ट, JF डेनियल या फिर नल? तो इसका राइट आंसर है गॉस्टन प्लांटे, ठीक है। गॉस्टन प्लांटे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1854 में द्वितीयक सेल को विकसित किया, ठीक है। और साइंटिस्ट के बारे में, विलियम गिलबर्ट, JF डेनियल कौन थे? JF डेनियल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेनियल सेल की खोज की थी, ठीक है। और गिलबर्ट थे, जो विलियम गिलबर्ट, वो इंग्लिश फिजिशियन थे, ठीक है। उसके बाद हमारे सब प्रश्न हो चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।